नमस्कार, जी राजस्थान की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं इंगलाजदान। झुंझुनू का ओला परिवार, नागौर का मिर्धा परिवार और जोधपुर का मदेरणा परिवार, आप राजस्थान की जाट राजनीति में ये तीन स्तंभ कह सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ किसी ने इन स्तंभों के नीचे की रेत को धीरे धीरे खिसकाना शुरू किया और सियासी दंगल में वक्त के साथ ये तीनों स्तंभ दरक से गए हैं। इन तीनों में जोधपुर का मदेरणा परिवार पश्चिमी राजस्थान की जाट राजनीति का घराना था। वो परिवार जिनका आदेश इस इलाके के जाटों के लिए कानून होता था। वो परिवार जिनके सिस्टम पर ऐसी धमक की सियासत और प्रशासन दोनों की चूल्हे हिलाने की ताकत रखता हो। वो परिवार जो जोधपुर की सत्ता पर तब भी काबिज रहा जब सूबे की सियासत जोधपुर के ही जयनारायण व्यास के हाथों में थी, और तब भी जब जोधपुर से ही आने वाले अशोक गहलोत तीसरी बार सूबे की सत्ता पर काबिज है। खाटी राजनीति के आसरे जोधपुर में लक्ष्मणगढ़ चाडी के इस परिवार ने 7 दशकों तक राजनीति में अपने कायदे स्थापित किए और अपनों के हक हकूक की लड़ाई लड़ी। लेकिन इस पारिवारिक स्तंभ के नीचे से जिस सियासी मिट्टी को कई सालों से खिसकाने की कोशिश हो रही थी, उसी कोशिश के सिलसिले में एक सीडी कांड और फिर ये स्तंभ दरक गया। क्या था ये सीडी कांड? भंवरी के भंवर में मदेरणा परिवार के उलझने की पूरी कहानी आज के किस्सा सियासी के एपिसोड में बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले 3 लोगों के बारे में जान लीजिए। महिपाल मदेरणा, भंवरी देवी और मलखान सिंह विश्नोई। महिपाल मदेरणा परसराम मदेरणा के बेटे। जब पिता परसराम मदेरणा राजस्थान सरकार में मंत्री थे तो 1982 में बेटे महिपाल को जोधपुर का जिला प्रमुख बनाया। यह सिलसिला 2003 तक जारी रहा। 2003 में जब परसराम मदेरणा ने यह फैसला लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बेटे महिपाल को अपनी सीट भोपालगढ़ से चुनाव लड़ाया। महिपाल चुनाव जीते। फिर 2008 में ओसियां से चुनाव लड़ा, ओसियां से भी चुनाव जीते। 2008 में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। दूसरा नाम मलखान सिंह विश्नोई, जो राम सिंह विश्नोई परिवार का चिराग थे। राम सिंह जिन्होंने 1958 में तिलवासनी गांव का सरपंच बनने से सियासी सफर शुरू किया, 2 बार बिलाड़ा के प्रधान बने और 1972 से 2003 तक 7 बार लूणी के विधायक रहे। 2004 में राम सिंह का निधन हुआ तो विरासत बेटे मलखान विश्नोई ने ही संभाली। 2008 में भी मलखान लूणी से विधायक बने। तीसरा नाम भंवरी देवी, जोधपुर जिले के बोरिंदा गांव की रहने वाली एक नर्स, जिसका नौकरी में कम फिल्मों में ज्यादा मन लगता था। राजस्थानी फिल्मों और गानों के कई एल्बम में काम कर चुकी थी और इस वजह से वो अक्सर ड्यूटी से गायब रहती थी और मलखान विश्नोई के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। इस पूरी कहानी के यही 3 प्रमुख किरदार हैं, महिपाल, मलखान और भंवरी। जब भंवरी ड्यूटी से गायब रहने लगी तो 2009 में उसकी किसी ने शिकायत कर दी और कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया। वो मदद के लिए विधायक मलखान विश्नोई के पास जाती हैं। मलखान के साथ पहले से दोस्ती थी। मलखान सिंह ने उसे महिपाल मदेरणा के पास लेकर के गए, जो उस वक्त के कैबिनेट मंत्री थे। कुछ दिनों बाद मंत्री का कलेक्टर के पास फोन जाता है, भंवरी को फिर से बहाल कर दिया जाता है। ये 2009 की बात है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भंवरी की मलखान के साथ साथ महिपाल के साथ अच्छी पहचान हुई। पहचान दोस्ती में, दोस्ती रिश्तों में, और फिर ये रिश्ते तमाम मर्यादाओं और दायरों को भी पार कर गए। अब यहाँ कहानी में एक और शख्स की एंट्री होती है, इंदिरा विश्नोई, मलखान विश्नोई की बहन। वो जानती थी कि भंवरी देवी के मलखान के साथ रिश्ते हैं और मलखान से भंवरी को एक बेटी भी है। इसीलिए इंदिरा विश्नोई भंवरी देवी को भाभी भी कहती थी। अब यहां एक और बात समझिए, मलखान विश्नोई राम सिंह विश्नोई के बेटे। राम सिंह मारवाड़ की राजनीति का बड़ा चेहरा। महिपाल मदेरणा परसराम मदेरणा के बेटे। दोनों बड़े राजनीतिक विरासत वाले परिवार, लेकिन मंत्री कौन? महिपाल मदेरणा। जाहिर सी बात है, एक जिले से एक ही मंत्री बन सकता था अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए और सूबे की सियासत को देखा जाए। ऐसे में मलखान विश्नोई तभी मंत्री बन सकता था जब महिपाल मदेरणा मंत्री पद से हटते। लेकिन जितनी तलब मलखान को खुद मंत्री बनने की नहीं थी, उससे ज्यादा उसकी बहन इंदिरा विश्नोई को थी। इंदिरा विश्नोई के शातिर दिमाग में आया कि क्यों ना मदेरणा को सेक्स सीडी बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जाए और
मंत्री पद से हटने को मजबूर कर दिया जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सबसे पहले इंदिरा ने इसके लिए अपनी ननद से बात की, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। तो फिर इसके लिए भंवरी को तैयार किया गया। फिर एक रोज तय रणनीति के तहत भंवरी और महिपाल मदेरणा की 52 मिनट की सीडी तैयार की गई, और इस सीडी में वो तमाम चीजें थी जिसकी इंदिरा बिश्नोई को जरूरत थी। सीडी तो बन गई, लेकिन वो सीडी न तो इंदिरा के हाथ में आई और न ही मलखान के हाथ में आई, और वक्त के साथ भंवरी को भी सत्ता की ताकत का एहसास होने लगा, और उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि जो सीडी उसके पास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो लंबे समय से इन दोनों बड़े नेताओं के संपर्क में थी। वो देख रही थी कि कैसे ये दोनों परिवार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए परिवार में बेटों को, बेटियों को, बहुओं को, सबको अलग अलग राजनीतिक पदों पर बिठा रहे थे। किसी को सरपंच तो किसी को प्रधान और किसी को जिला प्रमुख बना रहे थे। तो भंवरी के मन में भी लालच पैदा हुआ कि यही क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकती। भंवरी ने सीडी बनाया तो ली, लेकिन इंदिरा को नहीं दी। अब भंवरी ने खुद के लिए टिकट की मांग करनी शुरू कर दी। ये जनवरी 2011 के आसपास की बात है। उसने लोगों से कहना भी शुरू कर दिया कि मेरे पास महिपाल और मलखान दोनों की सीडी है। ये ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कहा, ताकि दबाव बने और मुझे राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सेट करने के लिए वो टिकट देने को तैयार हो जाए। वैसे मलखान के साथ सीडी थी नहीं असल में, लेकिन महिपाल को, मलखान बिश्नोई को ये डर लग गया कि क्या पता मेरे साथ भी इसने सीडी बना दी हो। इस डर से महिपाल मदेरणा और मलखान दोनों ने भंवरी से दूरी बना ली। जानती तो भंवरी भी थी कि सीडी बाहर आ गई तो फिर कुछ नहीं कर सकती, ब्लैकमेल तभी तक कर सकती हूं जब तक सीडी मेरे पास है। लेकिन महिपाल और मलखान दोनों ने भंवरी के फोन उठाने बंद कर दिए, उससे संपर्क रखना बंद कर दिया। इसी बीच 2011 के जुलाई में अचानक महिपाल मदेरणा के जयपुर आवास पर भंवरी पहुंच गई। वहां हंगामा किया, जबरदस्ती घर में घुसी। कहते हैं कि उस समय भंवरी के साथ वहां मारपीट भी हुई थी। अब भंवरी ने यह तय किया कि विरोधियों से हाथ मिलाया जाए। भंवरी सीधे जयपुर बीजेपी ऑफिस पहुंची और कहा, मेरे पास एक ऐसी सीडी है जो अगर बाहर आ जाए तो अगले दिन राजस्थान सरकार गिर जाएगी। उस वक्त यहां कुछ पत्रकार भी थे। ये खबर उन पत्रकारों को भी पता चल गई। अगले दिन मीडिया में ये खबरें छप गई। सूबे की सियासत में हड़कंप मच गया। दबाव में आए महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह ने भंवरी से संपर्क किया और इनके बीच नाराजगी खत्म हो गई। दरअसल 60 लाख में डील हुई थी कि भंवरी को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे और भंवरी वो सीडी इनको दे देगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भंवरी वापस जोधपुर आ गई। भंवरी के पास मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी। जुलाई में ही भंवरी ने गाड़ी मलखान के भाई सोहनलाल बिश्नोई को 4.5 लाख में बेच दी। 50,000 रुपए एडवांस दिए गए और 4 लाख रुपए बाद में देने की बात कही गई। लेकिन मलखान की बहन इंदिरा के शातिराना दिमाग में एक नई साजिश आई, क्योंकि इंदिरा तो हर हाल में अपने भाई मलखान को मंत्री बनाना चाहती थी। सीडी की डील 60 लाख में हुई, लेकिन 60 लाख रुपए कैश पेमेंट करना कोई छोटी चीज नहीं होती है। ऐसे में इंदिरा ने अपने दूसरे वाले भाई सोहनलाल के साथ मिलकर शहाबुद्दीन गैंग से हाथ मिलाया और भंवरी से सीडी हथियाने की रणनीति बनाई। वैसे भंवरी भी इस कांड के बाद रहती तो अलर्ट थी कि बड़े नेताओं से पंगा लिया है, कभी कुछ अनहोनी भी हो सकती है। 1 सितंबर 2011 को भंवरी के पास सोहनलाल का फोन जाता है। सोहनलाल कहता है कि वो जो गाड़ी के 4 लाख रुपए बकाया थे और सीडी के 60 लाख रुपए देने हैं और इन पैसों के लिए बिलाड़ा आना है। भंवरी अपने घर से बिलाड़ा के लिए गाड़ी लेकर निकलती हैं। उसके पीछे पीछे सोहनलाल गाड़ी लेकर रवाना होता है, उसको फॉलो करता है। भंवरी को यह कहा जाता है कि बिलाड़ा में राजू भाई मिलेंगे, वो पैसे देंगे और उन्हें सीडी दे देना। भंवरी बिलाड़ा पहुंचती हैं। वहां एक बोलेरो कैंपर होती है, उसमें वो बैठती हैं। इसी गाड़ी में वो राजू भाई भी होते हैं। असल में ये राजू भाई खूंखार गैंगस्टर शहाबुद्दीन ही था, लेकिन भंवरी को नहीं पता था कि ये शहाबुद्दीन है। भंवरी गाड़ी में बैठती हैं, सीडी राजू भाई को देती हैं। गाड़ी में सीडी लगाकर प्ले की जाती हैं ताकि वेरीफाई किया जाए कि इसमें क्या है। पूरी 52 मिनट की सीडी देखी जाती है और इस दौरान गाड़ी सुनसान सड़कों पर चलती रहती है। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी किसी और रास्ते में मोड़ दी जाती है। भंवरी को शक होने लगता है। भंवरी चिल्लाने लगती हैं, हल्ला करने लगती हैं, तो उसे बोलेरो में ही सीटों के नीचे डाल दिया जाता है ताकि चलती गाड़ी से बाहर वो किसी को न देख पाए।
राजू भाई सीटों के बीच पड़ी भंवरी को पांवों से दबाकर रखते हैं। इसी दौरान दम घुटने से भंवरी की मौत हो गई। सोहनलाल और इंदिरा पूरे टाइम इनके संपर्क में थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। दरअसल इंदिरा की प्लानिंग यह थी कि भंवरी को शहाबुद्दीन किडनैप करेगा, फिर उसे टॉर्चर किया जाएगा, टॉर्चर करके सीडी तो ले लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। फिर इसी सीडी के नाम पर महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल किया जाएगा, ब्लैकमेल करके उसे मंत्री पद से हटाया जाएगा और अपने भाई को मंत्री बनाया जाएगा। अब जब भंवरी की मौत हो गई तो उसकी लाश ठिकाने लगाने की तैयारी हुई। जालोड़ा नामक जगह पर गाड़ी रोकी जाती है। भंवरी की लाश बिश्नाराम नाम के व्यक्ति को दे दी जाती है। बिश्नाराम उसे लेकर पीपाड़ के पास जंगलों में किसी ईंटों के भट्टे में ले जाता है और वहां लाश को जला दिया जाता है। यानी जिस दिन 1 सितंबर 2011 को अपहरण हुआ उसी दिन भंवरी की मौत हो गई थी। लेकिन मौत के करीब 12 दिन बाद भंवरी के पति अमरचंद नट ने थाने में शिकायत की और आरोप लगाया कि मेरी बीवी कई दिनों से गायब हैं और मुझे महिपाल मदेरणा और मलखान विश्नोई पर शक है। यह खबर सामने आते ही फिर से सियासत गर्म हो गई। चूंकि 2 महीने पहले ही जयपुर में भंवरी ने इस तरह के आरोप भी लगाए थे तो सबने यह मान लिया कि इन्हीं के साथ वो सीडी थी और अब इन्हीं ने इसे गायब करवाया है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया तो उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और दोनों विधायकों को पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। दबाव में जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई की जांच कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही वो सीडी मीडिया चैनल और अखबारों में वायरल हो गई। महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे बाकी आरोपी भी गिरफ्तार हुए। हालांकि इंदिरा विश्नोई बहुत देरी से गिरफ्तार की गई थी। इस घटना के बाद मदेरणा परिवार की सियासत ढलान की ओर गई। जाट राजनीति में एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसका फायदा दूसरे जाट नेताओं को मिला। वो जाट नेता के तौर पर उभरे। महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा और बेटी दिव्या मदेरणा ने इस विरासत को संभालने की कोशिश भी की। दिव्या ओसियां से विधायक हैं, लीला मदेरणा जोधपुर की जिला प्रमुख हैं, लेकिन दिव्या मदेरणा की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उस खांटी पॉलिटिक्स से मैच नहीं खाती हैं। दिव्या गांव गरीब से कनेक्शन नहीं बना पाई हैं, वो कनेक्शन जो उनके पिता और दादा का हुआ करता था। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा दूसरे नेता उठा रहे हैं। हालांकि बाद में यह भी पता चला कि भंवरी की किडनैपिंग में उसके पति अमरचंद का भी हाथ था। उसे इस बारे में सब कुछ पता था। भंवरी ने उस सीडी की अलग अलग कॉपी भी बनाई थी जिसमें से एक कॉपी अजमेर के लॉकर में रखी गई थी। खैर, यह था आज का किस्सा सियासी का एपिसोड। किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात आम आदमी की भाषा में, देसी अंदाज में, सियासत से जुड़ी किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।